आज हम इतिहास प्रसिद्ध चाहमान वंश और पृथ्वीराज चौहान की बात करेंगे। चाहमान वंश यानी कि पूर्व मध्यकाल यानी कि 750 से 1206 ईस्वी के पीरियड को भारतीय इतिहास में पूर्व मध्यकाल बोलते हैं। तो पूर्व मध्यकाल के साथ साथ भारतीय इतिहास में जो चौहान वंश है यानी चौहान वंश को ही चाहमान वंश बोलते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रसिद्धि का कारण क्या है कि तुर्कों के साथ युद्ध में ये वंश जो है बराबर संलग्न रहा, यानी कि भारतीय सीमा की सुरक्षा की जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी इस वंश को थी, इसके लिए प्रसिद्ध ये वंश रहा। इसके अलावा अग्निकुल के राजपूतों में भी इनका नाम आता है। जैसे आता है कि महर्षि वशिष्ठ ने दैत्यों से रक्षा के लिए माउंट आबू पर यज्ञ किया और यज्ञ से 4 योद्धा प्रकट हुए। उन योद्धा में प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य। ठीक है ना। महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ किया तो उस यज्ञ से प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य प्रकट हुए। ठीक है ना, चालुक्य प्रकट हुए। ठीक, तो ये जो चौहान है यही क्या है, चाहमान है। यानी कि पहला जो इनका नाम पहले जो नाम था चाहमानी था। ठीक है ना, चाहमानी था। ठीक है ना। ये अग्निकुल के राजपूत भी बोले जाते हैं और इस बात की जानकारी चक्रवर्ती पृथ्वीराज रासो में है। ठीक है ना। कई सारे लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अभिलेख में भी इस बात की जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? ठीक है ना। अभिलेख में जैसे राजा रतन सिंह का सवेदी तामपत्र और इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान का बेदल अभिलेख भी बोलते हैं। बेदल अभिलेख में इस वंश के आदि संस्थापक को चाहमान बोला गया है। यानी चाहमान नामक व्यक्ति जो था इस वंश का आदि संस्थापक था, यही चाहमान आगे चल के चौहान हो गया। ठीक है ना। महर्षि वशिष्ठ वाला जो किस्सा है वो अग्निकुल से है। एक और बात मिलती है, दूसरी बात मिलती है कि विश्वामित्र ने एक बार महर्षि वशिष्ठ के नंदिनी गाय को क्या कर लिया था, चुरा लिया था। तो अपनी गाय को पाने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ किया। तो उस यज्ञ से कई सारे योद्धा प्रकट हुए। तो ये भी एक बात है। लेकिन ये वाली बात है कि यज्ञ की सुरक्षा के लिए 4 योद्धा प्रकट हुए, ये ज्यादा कुछ प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो ये जो चाहमान वंश है अग्निकुल के राजपूत बोले जाते हैं। ठीक है ना। वैसे तो भारतीय इतिहास में 750 यानी कि आप हर्षवर्धन के बाद के समय को यानी कि ऐसे एज लो तो 750 से 1200 ईस्वी के समय को राजपूत काल बोला जाता है। तो राजपूत काल में ये जो वंश थे बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो चौहान उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गए क्योंकि इनकी जिम्मेदारी सीमा पर ज्यादा थी। इनका जो क्षेत्र था वो एकदम भारतीय सीमा पर पड़ता था। ध्यान दीजिएगा। तो बात कर रहे थे चाहमान जो था इनका इस वंश का क्या था, संस्थापक था। वैसे बात करें हम क्या, विग्रहराज चतुर्थ जिन्हें विशल देव भी बोला जाता है, विशल देव और पृथ्वीराज प्रसिद्ध नाम थे चाहमान वंश के। क्योंकि ये जो पृथ्वीराज थे ये पृथ्वीराज तृतीय थे। इनके पूर्व भी 2 पृथ्वीराज हो चुके थे। इनका नाम पृथ्वीराज तृतीय था। और ये विग्रहराज चतुर्थ, ये विग्रहराज जो थे, 3 विग्रहराज और भी हो गए थे। होता क्या था कि कोई बहुत ही प्रसिद्ध शासक होता था, कोई अच्छा कार्य कर देता था, प्रतापी कार्य कर देता था, तो बाद के राजा उन नामों को रिवाइज करते चले आते थे। ठीक है, ये चीज है। तो विग्रहराज चतुर्थ विशल है और इनका नाम था विशल है। इनके अजमेर अभिलेख। ठीक है। इसके अलावा सोमेश्वर के बिजौलिया अभिलेख, सोमेश्वर के बिजौलिया अभिलेख से
इस वंश के संस्थापक का नाम वासुदेव बताया गया है। वासुदेव जिसने एक 551 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की। तो यहाँ से इस बात को समझ सकते हैं जो चाहमान है वो इस वंश का आदि संस्थापक था और प्रसिद्धि इस वंश को किसने दिलाई थी? वासुदेव ने दिलाई थी। राजस्थान का संपूर्ण इतिहास लिखने वाले एक कर्नल थे जिनका नाम था कर्नल जेम्स टार्क। उन्होंने वासुदेव को ही क्या कहा है? इस वंश का संस्थापक कहा है। वासुदेव को इस वंश का संस्थापक कहा है। आगे चलकर ये जो वंश था प्रतिहारों का सामंत था। पहले प्रतिहारों का सामंत था, ठीक है ना। अग्निकुल के राजपूत प्रतिहारों के ये प्रारंभ में सामंत थे। इस वंश को आजादी यानी कि प्रथम जो स्वतंत्रता मिली वो वाकपति राज के नेतृत्व में मिली। वाकपति राज ने क्या किया? स्वतंत्रता दिलाई इस वंश को। वाकपति के बाद जो राजा हुए उनका नाम था सिद्धराज, फिर अजय राज फेमस है क्यों? क्योंकि अजय राज ने क्या किया था? अजमेर शहर की स्थापना की थी। अजय राज ने ही अजमेर शहर की स्थापना की थी, ठीक है ना। अजय राज के बाद अर्णोराज इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक अर्णोराज थे। सिद्धराज ने इस वंश की सीमाओं को बढ़ाया और प्रथम शासक थे अर्णोराज, ठीक है ना। अर्णोराज के बाद जो प्रसिद्ध शासक का नाम आता है विग्रहराज विशलदेव का नाम आता है। विग्रहराज विशलदेव, और इनका जो पीरियड था 1153 से 63 था, यानी कि 10 सालों का पीरियड था। ये इस वंश के बहुत ही प्रतापी शासक थे विग्रहराज विशलदेव। विशलदेव ने क्या किया था? विशलदेव ने ही अजमेर में सरस्वती मंदिर का संस्कृत के विग्रहराज विशलदेव ने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय खोला था। अजमेर में संस्कृत विद्यालय। इसी संस्कृत विद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया? 2.5 दिन के झोपड़े में चेंज कर दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद में चेंज कर दिया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े में चेंज कर दिया। यानी कि राजस्थान का जो पहला मस्जिद बोला जाता है वो यही है, संस्कृत विद्यालय, जिसे 2.5 दिन के झोपड़े में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये बात कैसे पता चला? विग्रहराज चतुर्थ ने हरकेली नामक नाटक लिखा था। हरिकेली नामक नाटक लिखा था और इस हरकेली नामक नाटक के कुछ अंश इस 2.5 दिन के झोपड़े पर विद्यमान है। कुछ अंश क्या है? 2.5 दिन के झोपड़े पर विद्यमान है, आज भी उल्लेखित है। तो इस बात की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव के बाद विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव के बाद 15 सालों तक कई सारे राजा, 3 राजा हुए। उन 3 राजाओं में एक नाम आता है सोमेश्वर का। इस 3 राजाओं में एक नाम आता है सोमेश्वर का। यही सोमेश्वर क्या थे? यही सोमेश्वर जो थे पृथ्वीराज चौहान, यानी कि पृथ्वीराज पृथ्वी के पिता थे सोमेश्वर। इनका ही अभिलेख है, क्या है? बिजौलिया अभिलेख है सोमेश्वर, ठीक है ना। और पृथ्वीराज की माता का नाम था कर्पूरी देवी। सोमेश्वर इनके पिता का नाम था, माता का नाम था कर्पूरी देवी। माँ जो इनकी थी कर्पूरी देवी थी, ठीक है ना, कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी बोला जाता था, ठीक है ना, क्योंकि दिल्ली में राय पिथौरा महल में इनका निवास था, इसीलिए इनको राय पिथौरा बोला जाता था। इसके पहले विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया था? तोमरों से दिल्ली को अधिकृत कर लिया था। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव ने दिल्ली को तोमरों से अधिकृत कर लिया था। इस चौहान वंश का ये शाकंभरी का चौहान वंश अजमेर और दिल्ली को केंद्र बनाकर ही शासन करता था, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। 1169 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ। और फिर ये शासक कब बने? 1170 ईस्वी में, यानी कि मात्र जब 11 साल के थे, इनका जन्म जो हुआ था 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ध्यान दीजिए। इनका जो जन्म हुआ था
1169 ईस्वी में, और ये जब गद्दी पर बैठे 1178 ईस्वी में। इनका जन्म 1169 ईस्वी में, और ये जब गद्दी पर बैठे तो 1178 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे, यानी कि मात्र 11 साल में, मात्र 11 साल में गद्दी पर बैठे थे। तो आप समझ सकते थे कि किस कंडीशन में बैठे होंगे। एक तरफ एक गद्दी पर बैठे थे, एक तरफ उधर तुर्की शासक गौर का एक छोटा सा शासक जो गजनी की गद्दी पर बैठा था, गजनी की गद्दी पर बैठा था, उसका क्या नाम था? मोहम्मद बिन साम, जिसे भारतीय इतिहास में मोहम्मद गोरी कहा जाता है, मोहम्मद गोरी कहा जाता है। ये 1173 में गजनी की गद्दी पर बैठ चुका था, गजनी की गद्दी पर बैठ चुका था, ठीक है ना। और 11 साल की गद्दी, 11 साल की उम्र में ये अपने गद्दी को संभाल चुके थे। लेकिन प्रारंभ के 2 वर्ष में, प्रारंभ के 2 या 3 वर्षों में इनकी माता ने इनके शासक बनने के दौरान बहुत ही सहायता की थी। यानी कि इतिहासकार है दशरथ शर्मा, ठीक है ना। दशरथ शर्मा ने कहा कि वास्तव में ये 1180-81 में ही क्या है, ये इनको वास्तविक रूप से सत्ता संभालने का मौका मिला, यानी कि इनकी मां का हस्तक्षेप कम हो गया, ठीक है ना। ये चीज है। पृथ्वीराज चौहान जो थे अपने अध्ययन के दौरान भी काफी प्रतिभाशाली थे। 6 भाषाओं के ज्ञाता थे, 6 भाषाओं के अपने समय के ज्ञाता थे, ठीक है ना। 11 साल की उम्र में जैसे अकबर का उम्र की गद्दी पर बैठा, उसको महान मान लिया गया, मतलब कि महानता की श्रेणी में उपमा दे दी गई, ठीक है ना। तो कम उम्र में बैठना और गद्दी को संभाल ले जाना और अपने साम्राज्य को चतुर्दिक रूप से फैला देना, ये आपको महान बना देता है, ठीक है ना। 1182 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? परमाणु, यानी कि मालवा के परमार जो इनके समकक्ष थे, समकालीन थे, उन पर आक्रमण किया। और उस वंश का जो प्रसिद्ध शासक था परिमारीदेव, ठीक है ना। और परिमारीदेव के 2 इतिहास प्रसिद्ध सेना नायक थे, एक का नाम था आल्हा, एक का नाम था उदल, ठीक है ना। इस 1182 के युद्ध में, ठीक है ना, परमारीदेव हारे गए और आल्हा उदल बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। आज भी आल्हा और उदल का लोकगीत पूरे मध्य प्रदेश में और बुंदेलखंड में गाया जाता है। इनकी वीरता के परिचायक, वो गीत उनके वीरता के परिचायक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया था 1182 में? इसके बाद 1182 में ही भीम द्वितीय पर क्या किया था? आक्रमण किया था, जो कहाँ के शासक थे? गुजरात। भीम द्वितीय यानी कि चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय आक्रमण किया, लेकिन यह युद्ध अनिर्णित रहा, यानी कि लगभग बराबर रहा। तो संधि के साथ ये इस युद्ध का अंत हुआ, यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने क्षेत्र को चतुर्दिक रूप से फैलाने का प्रयास किया था और सफल भी हो गए थे। इनके अगर क्षेत्र की बात की जाए, पूरा का पूरा राजपूताना के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर आपका मालवा को इन्होंने विजिट किया था, परमादेव को हराकर। पंजाब हरियाणा इनका क्षेत्र था, राजपूताना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मालवा, गजनी, पंजाब, हरियाणा इनका क्षेत्र था। चारों ओर इनकी ख्याति फैलने लगी समय के साथ। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1173 में मोहम्मद बिन साम यानी कि मोहम्मद गोरी जो था गद्दी पर बैठ चुका था। 1175 में मोहम्मद बिन गोरी ने क्या किया था? मुल्तान पर कब्जा कर लिया, मुल्तान को जीत लिया, ठीक है ना, मुल्तान को जीता, ठीक। 1178 में इसी भीमद्वितीय चालुक्य शासक भीमद्वितीय पर गुजरात को उसने आक्रमण किया, लेकिन
पराजित हुआ, लेकिन पराजित हुआ। ठीक है ना। इस युद्ध में बहुत कम लोगों को पता है कि भीमद्वितीय ने क्या कर दिया था, कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी को पकड़ भी लिया था, मोहम्मद गोरी को कैद में भी डाल दिया था, लेकिन कुछ समय उपरांत मोहम्मद गोरी को भीमद्वितीय ने चालुक्य शासक भीमद्वितीय ने उसको आजाद कर दिया। ठीक है ना। भारतीय इतिहास में कई सारी ऐसी घटनाएं आपको मिलेंगी जो अपने आप में अद्वितीय है। चालुक्य भीमद्वितीय ने पराजित कर बंदी बनाया, फिर उसको छोड़ दिया। ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे पराजित होने के बाद, उपकृत होने के बदले मोहम्मद बिन साहब ने क्या किया, अपनी शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाया। इतिहास में कई ऐसी बात मिलती है कि मोहम्मद बिन साम यानी गौरी और पृथ्वीराज चौहान में कई मुठभेड़ हुए हैं जो लगभग सत्य से प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो सीमाएं थी मोहम्मद गोरी की सीमा और पृथ्वीराज की सीमाएं एक दूसरे से क्या करती थी, टच होती थी। तो भाई अपनी जो सीमा पर रहते हैं उनके विरुद्ध युद्ध होता ही था। ठीक है। पृथ्वीराज पृथ्वी के विरुद्ध युद्ध होता ही होगा। ठीक है ना। लेकिन इतिहास में दो युद्ध सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इतिहास में गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध प्रसिद्ध है वो दो ही हैं। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तो 1191 के तराइन के युद्ध में क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरह पराजित किया मोहम्मद गोरी को। 1191 में पंजाब के रास्ते होते हुए दिल्ली के भटिंडा नामक जगह पर क्या कर लिया था, मोहम्मद गोरी ने कब्जा कर लिया था, और काजी जियाउद्दीन को वहां पर छोड़कर जाने ही वाला था। तब तक पृथ्वीराज अपनी सेना को लेकर पहुंच गए। तो मोहम्मद बिन गोरी ने युद्ध का फैसला किया और युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ। न सिर्फ पराजित हुआ बल्कि पृथ्वीराज के सामंत गोविंद राज के नेजे से घायल हो गया, यानी पूरा का पूरा उसका जबड़ा भी टूट गया। मोहम्मद गोरी का लौट गया, पराजित होकर चला गया। ये चीज है। फिर ये और इस बात की तस्दीक जानकारी कौन देता है? मिनहाज उल सिराज फरिश्ता देते हैं। मिनहाज उल सिराज और फरिश्ता कहते हैं कि पराजित होने के बाद मोहम्मद गोरी खाना पीना सोना उठना सब भूल गया। वहां पहुंचने के बाद जो उसके पराजय के कारण थे, यानी खलजी थे, अफगानी थे, ठीक है, उनको दंडित किया और दिन रात खाना पीना उठना सोना बैठ कर पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने के लिए उसने कड़ी मेहनत शुरू कर दी। इस बात की जानकारी मिनहाज उल सिराज देते हैं और फरिश्ता देते हैं। मिनहाज उल सिराज लिखते हैं, तबकात नासी में बातों का जिक्र है कि वो दिन रात कैसे पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया जाए यही सोचने लगा और उसमें मेहनत करने लगा। और इधर की बात जो घटना हुई तराइन के प्रथम युद्ध जीतने के बाद, वो थोड़ा विस्मय करने वाली हुई। जैसे इधर मिनहाज सिराज ही लिखते हैं और फिर हसन निजामी लिखता है कि पृथ्वीराज चौहान में विजय करने की तीव्र लालसा थी, और उधर चंद्रबरदायीकृत पृथ्वीराज रासो और जानकृत पृथ्वीराज विजय में जानकारी मिलती है कि इन्हीं का समकक्षी जो गढ़वाल नरेश था जयचंद्र, उसमें भी तीव्र लालसा थी विजय की। यानी कि दो समानांतर शासक थे जो अपने अपने क्षेत्रों को बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए थे। तो दुश्मन तो पहले ही परमारी देव को हरा दिया था, पहले ही पृथ्वीराज चौहान ने भीमद्वितीय के क्षेत्र पर आक्रमण किया था। यानी कि जितने इनके शासक आसपास के थे पहले ही क्या थे, इनसे रुष्ट थे। और इन लोगों में सबसे बड़ी कमी थी क्या, ये अपनी वंश प्रतिष्ठा को ज्यादा तवज्जो देते थे, यानी कि अपने अपने वंश को दूसरे के वंश से हमेशा ऊपर रखते थे। ये बात थी। फिर तब तक जयचंद्र ने क्या कर दिया,
सहयोगिता, उनकी पुत्री का नाम है सहयोगिता। कई सारे किताब में मिलता है, कई सारे किताब में मिलता है। दशरथ शर्मा भी इस बात को उल्लेख किए हैं। चंद्रप्रभाई पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो वैसे तो बहुत ज़्यादा अलंकृत है, अतिरंजित सामग्री मिलती है, लेकिन उसमें इस बात का जिक्र है कि जयचंद्र ने क्या किया, सहयोगिता का स्वयंवर निर्धारित किया, और स्वयंवर निर्धारित करने के पास आसपास के दूर दराज के राजाओं को उसने निमंत्रण भेजा, लेकिन पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं भेजा। तो यही बात पृथ्वीराज को खल गई, और उन्होंने क्या किया, अपने कई सारे योद्धाओं को ले गए और सहयोगिता का हरण कर लिया। हरण कर तो ले आए, लेकिन कई सारे इनके जो सामंत थे, कई सारे इनके जो सेनानायक थे, संघर्ष में मारे गए। किसके साथ? सहयोगिता का हरण करने के संघर्ष में मारे गए। किसके साथ? गढ़वाल नरेश जयचंद्र के साथ। और इधर अपने संघर्ष में लगे हुए थे, और उधर वो लगातार तैयारी कर रहा था गजनी का शासक। और ठीक 9 महीने बाद वो तराइन के मैदान में आ बैठा, सरस्वती नदी के किनारे अजमेर के निकट। पहले उसने संधि का प्रस्ताव भेजा पृथ्वीराज के पास, पृथ्वीराज चौहान के पास कि आइए आप गजनी की गुलामी स्वीकार कर लीजिए। काफ़ी सोच विचार के बाद पृथ्वीराज ने इस बात को मना कर दिया। चले गए, उन्होंने फैसला किया युद्ध करना चाहिए। गए, एक तट पर दो तरफ से 2 सेनाएं लग गई। कई दिन बीत गए। पहले मोहम्मद गोरी ने समझौते के नाम पर कुछ दिन फंसाए रखा तराइन के मैदान में, और एक अलसुबह ही यानी कि सुबह ही इस बात की जानकारी मिलती है कई सारे बुक में। सुबह के समय ही उन्होंने क्या कर दिया, जब पृथ्वीराज की सेना सुबह के काम में नित्य क्रिया में व्यस्त थी, उसी समय आक्रमण कर दिया। यद्यपि पृथ्वीराज की सेना ज़्यादा थी, मोहम्मद गोरी की सेना 1,20,000 थी, और 3 लाख के आसपास थी किसकी, पृथ्वीराज चौहान की सेना। लेकिन सुबह का समय होने के कारण बहुत ही बुरी कंडीशन में, यानी कि बुरी दशा में पृथ्वीराज चौहान की सारी सेनाओं को वो कर दिया गया, छत विछत कर दिया गया। अंततः पृथ्वीराज चौहान की तराइन के द्वितीय युद्ध में हार हुई, उनको पकड़ लिया गया। कुछ समय के उपरांत उनको मार डाला गया। ठीक है, उसके बाद उनका पुत्र गोविंदराज शासक बना। बाद में गोविंदराज को हरिराज, जो पृथ्वीराज चौहान के भाई थे, हटाकर खुद शासक बन गए। तो हरिराज ने भी विद्रोह कर दिया, तो अंततः दोनों लोगों को हटाकर खुद ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, शासन अजमेर पर स्थापित कर लिया। यहाँ पर ये जानकारी मिलती है कि कुछ दिनों के लिए, बाकी किताबों में कि कुछ दिनों के लिए पृथ्वीराज को ही मोहम्मद गोरी के अधीन शासक बनाया गया। लेकिन चंद्रप्रभाई के पृथ्वीराज रासो में जो जानकारी मिलती है कि क्या पृथ्वीराज को पकड़कर कहाँ ले जाया गया, अफगान क्षेत्र में ले जाया गया। और वहाँ पर एक बार शब्द भेदी बाण देखने के लिए पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाते थे, यानी कि शब्द को सुनकर ही बाण चला देते थे। तो इस कला को देखने के लिए एक आयोजन करवाया, जहाँ पर मोहम्मद गोरी भी बैठा था और चंद्रप्रभाई भी थे। चंद्रप्रभाई ने बोला 4 बार 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण था, ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इस बात को बोलने के बाद मोहम्मद गोरी ने शाबाश बोला, तब तक पृथ्वीराज चौहान ने क्या, उस शाबाश को ही सुनकर बाण चलाया, और इस बाण चलाने के कारण गले में तीर लगने के कारण मोहम्मद गोरी मारा गया। हालांकि ये जो है, इस पर बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो सहमत नहीं होते दिखते हैं। तो हमने जो भी ऐतिहासिक रूपरेखा थी संक्षेप में आप सबके समक्ष रख दी है, ठीक है ना। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि अभी भी पृथ्वीराज चौहान का जो कब्र है वो अफगान क्षेत्र में है, जहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग क्या मानते हैं, पृथ्वीराज को अपना दुश्मन मानते हैं, और उनकी कब्र पर जूतों से मारा जाता है, जो मोहम्मद गोरी के कब्र के पास ही है। ये बाकी सारी चीज़ों को खुद एनालिसिस आप कर सकते हो। यहाँ पर ज़्यादा रिसर्च होने चाहिए पृथ्वीराज चौहान के बारे में, ताकि सही जानकारी निकल के आए। तो उम्मीद है आपको
उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा ये वीडियो। जल्दी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।